हेलो दोस्तों, सीएसडी अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई हमारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी आपकी वो डिमांडें हैं जो ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन जेन्युइन मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऑल इंडिया के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी क्या क्या डिमांडें हैं और सरकार का उस पर क्या रिप्लाई है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सारी डिमांड थी वो एक्स सर्विसमैन के द्वारा रखी गई थी। किसे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, पेंशन पॉलिसी। और ये जो इस पे जो स्टेटस है, रिप्लाई जो जारी किया गया था, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही जारी किया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पहली डिमांड क्या है। तो पहली डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर फॉर जीसीयू इज़ ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर इट इज़ 2.81। तो इट मीन्स जीसीयू का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 है, जबकि ऑफिसर्स का उसी लेवल का, उसी पे लेवल का कितना है? 2.81। तो जेसीओ जो चाहते हैं, जो भी पीबीओआर चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका भी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा दिया जाए। अब हम आपको ये बताते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, ये फिटमेंट फैक्टर जो पे कमीशन है उसकी देन है। ये क्या करता है कि जो एंट्री लेवल की पे होती है उसमें इसकी मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट प्रमोशन पे जो सैलरी है वो कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग में 6 पे कमीशन के बाद मिनिमम पे कितनी थी? 7000, और उसकी 2.57 जो कि फिटमेंट फैक्टर है किसका? पीबीओआर्स का, उसकी मल्टीप्लाई करके मिनिमम कितने हो गई थी? वो 18000 के अराउंड। ठीक है, सरकार का क्या इस पर रिप्लाई है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। नंबर नेक्स्ट, अब चलते हैं दूसरी जो डिमांड है जो सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है एक्स सर्विसमैन के द्वारा, वो है बेनिफिट ऑफ ओआरपी नॉट एप्लीकेबल फॉर पीएमआर रिटायरीज हु गोट पीएमआर। कब से? 1 जुलाई 2014, यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट जिन लोगों ने लिया है या 15 साल की जो जॉब करने के बाद जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे जो हमारे फौजी भाई हैं जिनकी ये डिमांडें हैं सरकार से। ये तो बहुत बड़ी डिमांड हो गई। दूसरा जो नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओ एज वेल एज ऑफिसर। इट मीन्स जो हमारे जो एक्स सर्विस मैन है उनका कहना ये है कि एमएसपी जो है जेसीओ और ऑफिसर्स के लिए सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेम कंडीशन में जॉब करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो 4th नंबर पे जो आपकी डिमांड आती है वो है ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान्स एंड ऑनररी रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी 2। उनका कहना ये है कि ओआरओपी 2 में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो मिला है वो ऑफिसर्स को मिला है, जवानों को नेगलेक्ट कर दिया गया है। जो हमारी 5th जो डिमांड है वो है रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। इट मीन्स जो हमारी विडो पेंशन है वो सर्विस पेंशन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये थी नंबर 5th की जो डिमांड है। नंबर 6th पे चलते हैं जो ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन ने उठाई है, वो है डिमांड्स फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर्स एंड जवान। इट मीन्स अगर डिसेबिलिटी के केस में पेंशन फिक्स होती है तो ऑफिसर्स और जवान की जो पेंशन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि देखो लाइफ और अपनी बॉडी के पार्ट्स को खो देना इतना आसान नहीं होता। नंबर 7 पे आपको बताते हैं कि क्या है? रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विस लेस देन 15 ईयर्स and participated in 1965 and 71 wars। वो कहते हैं कि सर्विस पेंशन मिलनी चाहिए उन पर्सनल को जिन्होंने 15 साल से नीचे सर्विस की है लेकिन वॉर में पार्टिसिपेट किया है। 1965, 1971 जो वॉर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है, उन्हें भी सर्विस पेंशन मिलनी चाहिए। नंबर 8 जो आप लोगों की डिमांड है वो क्या है? डिमांड्स फॉर एनहेंसमेंट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन एंड ग्रांटिंग बेनिफिट ऑफ ओआरपी टू दैम। इट मीन रिजर्विस्ट जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए और उसे ओआरओपी का भी लाभ मिलना चाहिए। नंबर 9 पे अगर हम बात करें तो रैंक वेटेज एज मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर डेटेड
1/13/2012 पेंशन पॉलिसी डेटेड 17 जनवरी 2013 शुड बी रिस्टोर्ड। यानी इस लेटर के थ्रू जो वेटेज है, रैंक को जो वेटेज दिया जाता है वो रिस्टोर्ड होना चाहिए। किसके लिए? पेंशन के कैलकुलेशन के लिए। ये थी नंबर 9। अब चलते नंबर 10 पे। वो क्या कहती है? डिमांड ऑफ 75% पेंशन लास्ट पेन ड्रॉन। तो देखो ये तो आपको ही पता है कि 50% पहले क्या थी, 70% मिला करती थी। उसके बाद ये घटा के कितने 50 कर दी गई, ड्रॉ की गई है, उसका 75% पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये थी नंबर 10। 11वें नंबर की डिमांड है, वो क्या है? बेनिफिट्स ऑफ MSCP मे बी एक्सटेंडेड टू pre-2006 रिटायरीज ऑल्सो। यानी 2006 यानी 6th पे कमीशन से पहले के जो रिटायरी हैं उन्हें भी MSCP का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 12वें नंबर की डिमांड पे चलते हैं। वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ OMGC रिपोर्ट। तो ये जो कमीशन था, इसकी जो रिपोर्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है किसी वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी। देखो ये जो कमेटियाँ बनती हैं, ये वो कमेटियाँ होती हैं जो सोच समझ के पूरी कैलकुलेशन के बाद सरकार को रिपोर्ट सबमिट करती है। 13 पे जो डिमांड है और लास्ट जो डिमांड है वो ये है कि पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेटिया अवार्ड टू ECO SSCOs हु पार्टिसिपेट इन 1965-1971 वॉर्स। तो उन्हें क्या दिया जाए? उन्हें पेमेंट किया जाए जिन्होंने 1965-1971 वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था। अब ये हो गई आपकी 13 की 13 डिमांड्स जो ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन और जो भी संस्थाएं हैं वो सरकार के सामने पुटअप करती हैं और जेन्युइन मानती हैं आपस में यूनाइट होकर। ठीक है, अब देख लेते हैं वन बाय वन सरकार का इन पे क्या स्टैंड है। तो क्योंकि सरकार का जो आंसर है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पहला जो रिप्लाई है जो फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड है, उसमें सरकार ने कहा कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन है। ठीक है, वो जो जब पे बैंड 1 से 2, 2 से 3 और 3 से आगे कोई प्रमोटेड होता है तो उस केस में उसका फिटमेंट फैक्टर बढ़ता चला जाता है। वो पे बैंड 1 के लिए है 2.57, 2 के लिए 2.62 और 3 के लिए है 2.67। ये इसके अकॉर्डिंग ही सभी की सैलरी बढ़ती है प्रमोशन के बाद। ये सरकार ने सिर्फ बताया है, इसका कोई ना तो डिमांड मांगी है ना ही कुछ उन्होंने आगे जवाब दिया है। उन्होंने बस अपना स्टेटस बता दिया कि इस तरीके से ये फिटमेंट फैक्टर है जो ORs और जो JCO के लिए एप्लीकेबल है और ऑफिसर्स के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये 2.81 का जो है ये ऊपर जाता है कहाँ के लिए? अपेक्स लेवल पे, यानी ऑफिसर्स लेवल जो डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो उनके लिए ये अपेक्स लेवल पे ये 2.81 जाता है। नंबर 2 पे जो दिया है कि बेनिफिट ऑफ ORP नॉट एप्लीकेबल किन के लिए? प्री मैच्योर रिटायरीज के लिए ORP की जो डिमांड है उस पर MOD ने क्या कहा है? MOD ने कहा है कि उन्होंने फिर दोबारा से वो MOD का लेटर का रेफरेंस दे दिया है और उन्होंने बताया है कि इस लेटर में जो स्टेटस है सरकार का वो वही है कि जो प्री मैच्योर रिटायरीज हैं 1/7/2014 के बाद के, उनको ORP एप्लीकेबल नहीं है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। उन्होंने अपना स्टेटस बताया। इट मीन्स वो इनकी बात से तो यही पता चलता है कि वो इसके फेवर में नहीं है। नंबर नेक्स्ट, इक्वल MSP सभी के लिए, JCO और ऑफिसर्स के लिए क्या होनी चाहिए? इक्वल MSP होनी चाहिए। तो अब इस पे सरकार को अपना स्टेटस क्या दिया है उन्होंने कहा है कि मिलिट्री सर्विस पे जो है MSP है वो 6th पे कमीशन के बाद इंट्रोड्यूस की गई थी और स्टार्टिंग में कितनी थी? 1000 थी, जिसे बढ़ाकर बाद में क्या कर दिया गया? 2000 कर दिया गया और बाद में 7th पे कमीशन के बाद इसे 5200 कर दिया गया। किन के लिए? JCO OR के लिए, और 15500 कर दिया गया किन के लिए? ऑफिसर्स के लिए। यानी देखो इससे तो यही पता चलता है कि जब भी JCO बनते हैं यानी ऑनररी वगैरह बनते हैं, वो भी तो ऑफिसर्स बनते हैं, तो उन्हें भी MSP सेम ही मिलनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि देखो प्रमोशन तो हो गया लेकिन वो अभी भी ऑफिसर्स नहीं माने जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है क्या कि
ऑफिसर से ज़्यादा है, OROP 2 से ऑफिसर ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं जवान से ज़्यादा है। तो इसमें भी उन्होंने वही रिप्लाई दिया है जो कि OROP का जनवरी में सर्कुलर आया था। ठीक है, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया उन्होंने कि फर्दर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इशू वाइड MOD लेटर्स डेटेड 7/11/2015 हैज़ बीन अपहेल्ड बाय, यानी उनका जो स्टेटस है किस पे, जो OROP 2 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। अब ये तो हो गया स्टेटस इस चीज़ पे। अब आगे चलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। इसके बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज कैलकुलेटेड एज 30% एंड 50% ऑफ रिकॉग्नेबल इमोल्यूमेंट्स एट नॉर्मल रेट एंड एनहेंस्ड रेट रेस्पेक्टिवली। दिस प्रोविजन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑफिसर्स एंड जवान। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और 7th पे कमीशन में भी लास्ट में उन्होंने कहा कि इस इशू को 7th पे कमीशन ने भी सही नहीं माना है और कोई चेंज रिकमेंडेड नहीं किया है। नंबर नेक्स्ट, अब चलते हैं डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर्स एंड जवान। तो ये जो है कि जो डिमांड है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, उसमें चाहे ऑफिसर्स हो या चाहे जवान हो, क्योंकि वही बात है कि बॉडी का तो डैमेज सभी को ही हुआ है। तो अब सरकार क्या कहती है, सरकार ने अपना स्टेटस दिया है कि एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी द डिसेबिलिटी पेंशन फॉर ऑल रैंक इज कैलकुलेटेड एट द यूनिफॉर्म रेट, कि सभी के लिए हम जो डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट करते हैं वो यूनिफॉर्म रेट पे करते हैं। द रेट डिसेबिलिटी एलिमेंट इज 30% ऑफ रिकॉग्नेबल इमोल्यूमेंट्स फॉर 100% डिसेबलमेंट सब्जेक्ट टू प्रोपोर्शन रिकॉग्निशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी लेस देन 100%। ठीक है, द सर्विस एलिमेंट इज कैलकुलेटेड 50% ऑफ द रिकॉग्नेबल इमोल्यूमेंट्स। इन दिस वे टोटल ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फॉर 100% डिसेबिलिटी इज 80% ऑफ रिकॉग्नेबल इमोल्यूमेंट्स। इट मीन्स टोटल मिलाकर अगर 100% डिसेबिलिटी हुई है तो उसका जो टोटल इमोल्यूमेंट्स है उसका 80% आपकी डिसेबिलिटी पेंशन बनती है। नंबर नेक्स्ट, अब हम आपके आगे चलते हैं कि सर्विस पेंशन दी जाए किन्हें, जिन्होंने 15 साल से कम सर्विस की है लेकिन वॉर में पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों, इसमें सरकार ने रिप्लाई दिया है कि एज पर द एग्जिस्टिंग पेंशन रूल द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द earning a service pension is 20 years in case of commissioned officer and 15 years in case of personnel below officer rank. Further, there is no special provision for relaxing the said provision of minimum qualifying service for pension. It means इसमें भी वो कोई कुछ चेंज करने वाले नहीं है। नंबर नेक्स्ट, 8th जो डिमांड थी वो है रिजर्विस्ट पेंशन को बढ़ाने के लिए और OROP का लाभ देने के लिए। तो उसमें भी दोस्तों उन्होंने यही कहा है कि एट प्रेजेंट द मिनिमम पेंशन इस कितनी है, 9,000 पर मंथ है अंडर द 7th पे कमीशन। फर्दर द मैटर रिलेटेड टू एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ OROP टू रिजर्विस्ट वाज रेफर्ड टू 1 member जुडिशियल कमेटी which has submitted its report to the ministry. The report is under examining the ministry. It means ये जो है इस पर कमीशन बैठाया गया था, उसने सबमिट कर दी है और ये अंडर प्रोसेस है। नंबर नेक्स्ट है रैंक वेटेज। ठीक है, वो रैंक वेटेज जो दिया जाना है पेंशन के लिए, उस पे सरकार क्या कहती है वो ये है कि 6th पे कमीशन ने फुल पेंशन वाज लिंक्ड विद द क्वालिफाइंग सर्विस फॉर सर्विस लेसर देन 33 years द पेंशन वाज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, हैंस द कंसेप्ट ऑफ वेटेज अप्रोप्रिएट टू द रैंक्स वाज गिवन। However, after the implementation of the recommendation of the 6th Pay Commission, the linkage of full pension with 33 years of qualifying service has been dispensed with. At present, the pension is calculated at the 50% of the recognizable emoluments irrespective of length of service. Hence, the concept of weightage of years in qualifying service has become irrelevant. तो उन्होंने कहा है कि 6th पे कमीशन के बाद जो ये वेटेज तो रैंक था, पहले क्या था कि जितनी सर्विस हुआ करती थी उतनी ही पेंशन बना करती थी। अब क्या हो गया 6th पे कमीशन के बाद कि लास्ट जो इमोल्यूमेंट थे उनका 50% की पेंशन बनती है। तो इसमें अब 6th पे कमीशन चला गया तो उन्होंने कहा जब उसने रिकमेंड ही नहीं यही किया है, हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। पर दोस्तों डिमांड तो ये है, नहीं बनता तो सरकार कर सकती है, अब सरकार के हाथ से तो दूर बात कुछ ऐसी है नहीं। अब नंबर नेक्स्ट है डिमांड ऑफ 75% पेंशन ऑफ लास्ट पे ड्रॉन।
तो उन्होंने फिर दोबारा से बता दिया कि 6 पे कमीशन के बाद 50% जो लास्ट इमोल्यूमेंट ड्रॉन है वो आपकी पेंशन के रूप में आपको मिलते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस का प्रपोजल अभी नहीं है। नंबर नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट ऑफ MSP मे बी एक्सटेंडेड टू pre-2006 रिटायरीज ऑल्सो। अब इसमें भी उन्होंने कहा था MSP बेनिफिट इज़ फॉर सर्विंग पर्सनल एज वन ऑफ द इम्प्रूव्ड सर्विस कंडीशन एंड इज़ अलाउड बेस्ड ऑफ fulfillment of certain prescribed conditions. Hence, the same cannot be allowed to those who have not earned the benefit being retiree or prior to the implementation of the scheme. यानी MSP है ये 2006 के बाद ही आई थी। यानी अगर कोई इतनी सर्विस कर लेता है, ठीक ठाक कर लेता है, तो उसे MSP मिलती है 2006 के बाद। तो सरकार यही कहती है कि पहली बात तो 2006 से जो पहले रिटायर हुए हैं उनके लिए ये लागू नहीं होती। दूसरा, ये उनके लिए है जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने इसे अर्न किया है, वो भी स्कीम आने के बाद। तो उस स्कीम से पहले जो काम ही नहीं कर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए ये बनती कोई रेलेवेंस इसका नहीं बनता है। अब देख लेते 12th नंबर का जो है OMGC की रिपोर्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सरकार से कहा। तो सरकार ने जो रिप्लाई दिया है मिनिस्ट्री ने, वो ये क्या है कि ये अंडर एग्ज़ामिनेशन है मिनिस्ट्री के। तो जैसे ही फाइनल होगा, देखो चुनाव आने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो धमाका होने वाला है। आपको पता है बहुत सारी डिमांड मांगे जाएंगी, बहुत सारी रिजेक्ट की जाएंगी, ठीक है नहीं। बहुत सारा जो आपका OROP का जो बचा हुआ एरियर वो आने वाला है। तो दोस्तों ये भी, इसमें भी OMGC की जो रिपोर्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ आने वाला है। अब नंबर नेक्स्ट है, जो 3rd पॉइंट था, उसमें सरकार ने अपना जो रिप्लाई दिया है वो है कि एट प्रेजेंट नो सच पॉलिसी टू ग्रांट, कि 3rd पॉइंट के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी हमने नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसमें भी आपका कोई चेंजेस के इरादा नहीं है। तो दोस्तों ये तो सारे 13 पॉइंट्स जो हमारे एक्स सर्विसमैन के हैं और जो वो डिमांड करते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस होने के लिए, कोई भी बदलाव जो सरकारी तरफ से आएगा, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से पता चलेगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को जो भी आपके डिमांड्स है वो बताइए, जैसे वो जागरूक हो सकें, सरकार के सामने अपना एक होकर, यूनाइटेड होकर उसे पुटअप कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।